नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। आज का टॉपिक ज्वालामुखी विश्व भूगोल से लिया गया है। प्राकृतिक आपदा से संबंधित भी ये टॉपिक है। काफ़ी क्वेश्चन से बनते हैं, इसका डिटेल अध्ययन देख लेते हैं। ज्वालामुखी द वॉल्केनो। तो सभी प्रतियोगियों को बता देते हैं कि ज्वालामुखी का विस्तार अध्ययन करने के लिए ये जो बिंदु हैं इन आधार पर ही पूरा क्रिटिसाइज किया जाएगा, जिससे कि सभी प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर आ सकें। तो देख लेते हैं सबसे पहले ज्वालामुखी के अंतर्गत परिभाषा। तो ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर एक उद्गार को कहते हैं। चूँकि पृथ्वी प्लेटों से मिलकर बनी होती है, बहुत सारी प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो उस टकराव के कारण मैग्मा पृथ्वी की सतह के ऊपर निकलता है। इसको हम ज्वालामुखी कहते हैं। तो सबसे पहले ये जो परिभाषा है ये आपका क्लियर हो गया। दूसरा है शब्द। तो ज्वालामुखी जो शब्द है वह रोमन देवता अग्निवल्कन, ये आप ध्यान रख लेना, रोमन देवता अग्निवल्कन। तो अग्निवल्कन के नाम पर ज्वालामुखी को वॉल्केनो कहा गया है, यानी कि रोमन देवता अग्निवल्कन के नाम पर इसको वॉल्केनो कहा गया है। और अध्ययन, तो ज्वालामुखी का अध्ययन वॉल्केनोलॉजी में किया जाता है। इसका अर्थ है ज्वालामुखी विज्ञान। तो वॉल्केनोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। अगला है निर्माण। जब पृथ्वी की ऊपरी सतह से गर्म मैग्मा प्लेटों के टकराने के कारण जब गर्म मैग्मा ऊपर की ओर आता है तो उस कारण से ज्वालामुखी का निर्माण होता है। तो ये आपका ज्वालामुखी का निर्माण। अगला है प्लेट्स। हम जानते हैं कि पूरी पृथ्वी प्लेटों पर निर्भर है, प्लेटों से बनी हुई है। जब ये प्लेटें पास पास में आती हैं तो टकराने के कारण उसमें से मैग्मा निकलता है, और मैग्मा निकलने के कारण, गर्म मैग्मा निकलने के कारण ये ज्वालामुखी का उद्गार होता है। नेक्स्ट है आपका अग्निवलन। अग्निवलन को रिंग्स ऑफ फायर कहते हैं। रिंग ऑफ फायर। ये जो प्रशांत महासागर है उसके पास में एक पट्टी है, वहाँ से अधिकांशतः ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है। इसलिए उस घटना को, उस स्थान को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया। और रिंग ऑफ फायर में 60%, प्रशांत महासागर में 60% तक ज्वालामुखी आते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो सभी को ये जानकारी होगी कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, तो एक ऐसा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला है सेंट हेलेन्स। सेंट हेलेन्स अमेरिका का एक स्थान है जहाँ पर सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सेंट हेलेन्स है ये अमेरिका में है, अमेरिका में है, और सबसे अधिक सक्रिय, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका खतरे वाले क्षेत्र। तो जहाँ पर ज्वालामुखी होता है, विस्फोट होता है, वहाँ पर उस स्थान से 20 किलोमीटर के जितना भी दायरा रहता है वो खतरे वाला क्षेत्र उसको कहते हैं। तो ये 20 किलोमीटर का दायरा होता है, 20
किलोमीटर। तो ज्वालामुखी के चारों ओर जो 20 किलोमीटर का दायरा है वो खतरे वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका जो टर्मिनोलॉजी है वो है हॉट स्पॉट। तो हॉट स्पॉट उस क्षेत्र को कहते हैं जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है और उसके चारों ओर मैग्मा विस्तारित हो जाता है, तो वह स्थान हॉट स्पॉट क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट है आपका वेंट या उद्गार। तो वेंट या उद्गार, ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो उस घटना को वेंट या उद्गार कहते हैं। और जब वह विस्फोट होता है तो इस तरीके से ये, जैसे कि इस तरीके से होता है। ये जो मैग्मा है ये ऊपर की ओर जाता है, ये ऊपर की ओर जाएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा। तो इस प्रकार से ये ऊपर की ओर जाएगा और एकदम से ये विस्फोट हो जाएगा, ये ऐसे विस्फोट हो जाएगा। तो ये जो गोल बन जाता है, ये गोल चिन्ह, तो इसको कहते हैं क्रेटर, इसको क्रेटर कहते हैं। तो जो ज्वालामुखी का मुख होता है उसको हम क्रेटर कहते हैं। जब इस मुख का जो आकार होता है वो बढ़ जाता है उसे हम कहते हैं काल्डेरा। जब इसका विस्तार हो जाएगा मुख का तो इसको हम कहेंगे काल्डेरा। तो क्रेटर यानी कि ज्वालामुखी मुख, और क्रेटर का जब विस्तार हो जाता है तो उसको कहते हैं काल्डेरा। जब इस मुख में पानी भर जाता है क्रेटर में तो उसको कहते हैं क्रेटर निर्मित झील, जैसे कि महाराष्ट्र की लोनार झील, जैसे कि अमेरिका की आरेगन झील, जैसे कि राजस्थान की पुष्कर झील, ये क्रेटर निर्मित झीलें हैं। इसमें आगे ये जो वेंट है ये आपने समझ लिया, क्रेटर समझ लिया, काल्डेरा समझ लिया, ये काल्डेरा और क्रेटर। नेक्स्ट आपका है गीजर। तो जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें बहुत सारे गर्म भाप और जल निकलता रहता है, उसको कहते हैं गीजर या गैसर। जैसे कि अमेरिका में ओल्ड फेथफुल गैसर है, जिसको जो 66 मिनट के अंतराल में गर्म जल उससे निकलता है। मध्य प्रदेश में भी एक होशंगाबाद में अनहोनी नाम का गैसर है जिससे गर्म जल निकलता रहता है। तो ये आप ध्यान रख लेना, ये ओल्ड फेथफुल गीजर यूएसए और अनहोनी मध्य प्रदेश होशंगाबाद। ये आप ध्यान रख लेना। जो ओल्ड फेथफुल गीजर है वो अमेरिका में है, इसमें से 66 मिनट के अंतराल में ये गर्म जल इससे निकलता है। दूसरा है अनहोनी, ये मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में है। जीएस का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मध्य प्रदेश के जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये गीजर हो गया। अब है मैग्मा और लावा। तो मैग्मा हम जानते हैं कि जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो तरल और तप्त द्रव ऊपर की ओर निकलता है, उस द्रव को मैग्मा कहते हैं, ठीक है। तो मैग्मा जब इस ऊपर आएगा उसको मैग्मा कहते हैं। जब ये मैग्मा ठोस रूप ले लेगा तो उसको हम लावा कहते हैं। जब ठोस रूप ले लेगा तो उसको हम लावा कहते हैं। तो मैग्मा तरल और तप्त पदार्थ होता है जो पृथ्वी के अंदर से ऊपर बाहर की ओर आता है और इसका ठोस रूप को हम लावा कहते हैं। और लावा बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है, ये भी, और बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है। इसके अलावा काली मिट्टी की इसमें प्रचुरता होती है। तो मैग्मा के कई प्रकार भी होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। मैग्मा, तो मैग्मा का जो पहला प्रकार है वो है बैथोलिथ।
बैथोलिथ। दूसरा है फैकोलिथ। अगला है सिल। एक और होता है डाइक। एक और होता है बॉश। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं कि मैग्मा जो बैथोलिथ होता है वो किस प्रकार का मैग्मा होता है। तो ये जैसे गुंबदाकार है, गुंबदाकार, ये इस प्रकार का ये गुंबद बन जाता है, गुंबद, तो इसको कहते हैं बैथोलिथ। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा मैग्मा जो कि गुंबद के आकार का होता है उसे हम बैथोलिथ कहते हैं। जैसे कि इस प्रकार का ये जो गुंबद बन गया, ऐसे ऐसे करके ये गुंबद बन गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, बैथोलिथ मैग्मा। दूसरा है फैकोलिथ मैग्मा। तो फैकोलिथ जो मैग्मा होता है तो वो सर्पलाकार होता है, इस टाइप का होता है, सर्पलाकार होता है, उसको कहते हैं फैकोलिथ। नेक्स्ट होता है सिल प्रकार का। तो सिल होता है क्षैतिज प्रकार का जो मैग्मा होता है उसको सिल कहते हैं। और एक होता है डाइक, यानी कि जो ऊर्ध्वाधर होता है मैग्मा उसको हम डाइक कहते हैं। और एक होता है तिरछा जो मैग्मा होता है उसको वॉश कहते हैं। ठीक है, तो सभी प्रतियोगी सोच रहे होंगे कि ये तो थोड़ा कंफ्यूज वाला है, लेकिन इसको बड़ी आसानी तरीके से अपन समझ सकते हैं। जैसे कि भाई एक शब्द होता है गुम्बे। गुम्बे यानी कि होता है ईंट जिससे मकान बनता है। तो जब भी गुंबदाकार आए तो वे से बैथोलिथ आप निशान लगा देना, एकदम आपका क्लियर हो जाएगा, आप गलत नहीं करेंगे इसमें। दूसरा है फैकोलिथ होता है सर्पलाकार। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, इसको याद करेंगे कि जो सर्पलाकार है तो सर्पलाकार यानी कि सर्प, और सर्प को क्या फेंक देना ही उचित है। तो देखिएगा फैकोलिथ है, तो ये भी एकदम इजी तरीके से याद हो जाएगा, फैकोलिथ सर्पलाकार। तीसरा है सिल आप समझ सकते हैं, जैसे भाई जो घर पर भी सिल होती है जिस पर मसाला बांटते हैं तो वो क्षैतिज रूप में रखी रहती है। क्षैतिज यानी कि उसको लिटा देते हैं। भाई ये होता है ऊर्ध्वाधर और ये होता है क्षैतिज। तो क्षैतिज जो होता है आड़ा, तो वो होता है अपना क्षैतिज होता है, क्षैतिज जैसे बनाना, ये होता है क्षैतिज। तो क्षैतिज जो होता है सिल अपन कह सकते हैं, जब मसाला बांटते हैं तो उसको ऐसे लिटा देते हैं सिल को, तो वो क्षैतिज। तो क्षैतिज जहाँ पर मैग्मा आएगा वहाँ पर आप सिल लगाना। नेक्स्ट है आपका डाइक। तो डाइक कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति जब नदी में कूदता है तो उसको डाई लगाना पड़ती है, तो वो खड़े होकर ही लगाएगा। तो ये देखिएगा, ये खड़ी हुई जो डंडी है उसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर जो मैग्मा होगा उसको कहेंगे डाइक। क्लियर है, ये सारी चीज़ एकदम क्लियर है, कहीं कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना है, बस आप इस तरह से याद रखिएगा। ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप अच्छे से इसको एक बार देख लेंगे इस वीडियो को, तो आपको कभी भी आजीवन आप भूलेंगे नहीं। इसको अच्छे से एक बार पूरा देखिएगा। एक होता है बॉस। तो बॉस जब अपने वर्कर पर नज़र रखता है तो तिरछी नज़रों से रखता है वो नज़र, और तिरछी नज़रों से वो उसको नज़र रखेगा। तो जब तिरछा मैग्मा आएगा तो उसको लगाएंगे बॉस। तो ये आप समझ सकते हैं कि पूरा कितना क्लियर मैंने कर दिया है। ये जो ट्रिक्स हैं आपके हमेशा ही काम में आएंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, इनको अच्छे से आप याद करना। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक था, मतलब जो शब्द था, गीजर हो गया था, मैग्मा लावा भी हो गया। मैग्मा तरल पदार्थ को कहते हैं, जो ऊपर ठोस रूप धारण कर लेता है उसको लावा कहते हैं। लावा विशाल चट्टानों से बना होता है। ठीक है, उसमें काली मिट्टी की अधिकता होती है। नेक्स्ट है आपका उद्गार के आधार पर प्रकार। हाँ, उद्गार के आधार पर प्रकार, इसको समझने के लिए मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको समझाऊंगा, क्योंकि उद्गार के आधार पर 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। एक सक्रिय होता है, एक प्रसुप्त होता है और एक शांत ज्वालामुखी होता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो ये सारा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको फिर मैं रब कर देता हूँ।
ठीक है। हाँ देखिएगा, उद्गार के आधार पर उद्गार के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय, ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। ये 3 प्रकार के होते हैं उद्गार के आधार पर। आप समझ सकते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, जैसा कि नाम से ही पता है कि ऐसा ज्वालामुखी जिसमें हमेशा उद्गार की संभावना रहती है, यानी कि ये उद्गार इसमें होता रहता है, तो इस प्रकार का ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 500 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं पूरे विश्व में। सक्रिय ज्वालामुखी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में जो ओलंपस मॉन्स या मॉन्स ओलंपस, जो मंगल ग्रह पर जो उपग्रह है, ठीक है, तो वो ब्रह्मांड पर सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर भारत के संदर्भ में जो बैरन द्वीप है, ये अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में ये सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में एक नारकोंडम भी पाया जाता है, लेकिन वो सक्रिय नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जैसे हवाई द्वीप पर है, हवाई द्वीप पर मौना लोआ ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ये आपका इक्वेडोर कोटोपैक्सी ये सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। इटली में भी सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। मैं आपको बता देता हूं, इटली में आप एक ट्रिक याद रखना, जैसे कि BAS, ये याद रख लेना इटली में, यानी कि इटली में विसुवियस पाया जाता है। विसुवियस एटना पाया जाता है, एटना ज्वालामुखी, और स्ट्राम्बोली भी पाया जाता है। स्ट्राम्बोली और जो स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है वो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना आप, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहते हैं? स्ट्राम्बोली को। ये अपने सक्रिय ज्वालामुखी है। वैसे तो और भी रहते हैं, देश के आधार पर सक्रिय ज्वालामुखी पूछ लेते हैं, वो एक अलग टॉपिक आएगा, मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है। अभी प्रसुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसमें एक बार विस्फोट हो जाता है
और फिर भविष्य में कभी भी उसमें विस्फोट हो सकता है, तो उसमें आशंका रहती है विस्फोट होने की, तो उसको कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, जैसे कि फ्यूजियामा, जापान। ठीक है, फ्यूजियामा जापान। और ये जापान का सबसे ऊंचा ये ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, जैसे शांत ज्वालामुखी, जैसे कि म्यांमार का माउंट पोपा, म्यांमार का माउंट पोपा। तो इस प्रकार से ये शांत ज्वालामुखी जो होते हैं, एक बार विस्फोट हो जाने के बाद फिर कभी उसमें विस्फोट नहीं होता, वो शांत ज्वालामुखी होते हैं। तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक था, अच्छे से इसको याद करना। काफ़ी इजी ट्रिक्स मैंने इसमें लगाई हैं, आप एक बार इसको देख लेंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इसका एक टॉपिक और मैं बनाऊंगा कि देशों में जो ज्वालामुखी है, तो वो पूछ लेते हैं कौन सा ज्वालामुखी किस देश का है, वो ट्रिक्स के आधार पर मैं बनाऊंगा। ये डिटेल टॉपिक था, मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, और आप नियमित रूप से चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपका स्वागत है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। नमस्कार।